आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं तेरा इश्क मेरा फितूर सीजन 2 भाग 6। क्वार्टर से बाहर नहीं जाएगा कोई। अब तक ठीक है, मतलब ये नहीं कि आगे भी सब ठीक ही रहे। कहते हुए धनुष ने अपना मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करके कहा, अंदर आओ। उसके इतना कहते ही काले कपड़ों में लिपटे कुछ 10-12 लोग अंदर आए, जिन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखा था। उनके चेहरे पर मास्क लगा था और आंखों पर चश्मा, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल था। तभी उनमें से एक लड़के ने अपना मास्क और चश्मा उतार दिया, जिसे देखकर वीर और रूपाली चौंकते हुए बोले, अब आगे। जय, तुम यहाँ? जय, जो सिंगिंग क्लास में वीर के साथ ही काम करता था। कनाडा में वो पहले से ही वीर की सिक्योरिटी के लिए उसके साथ था। साधारण सा रहने वाला जय सीबीआई का एक जाबाज ऑफिसर था। जिस दिन हेजल किडनैप हुई उस दिन वो क्लास में नहीं था। उसने सीसीटीवी फुटेज चेक की, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। एक एक चीज़ बारीकी से जांचने वाला जय अब भी उस साइको किलर को पकड़ने में नाकामयाब था, क्योंकि उसे वीर के साथ साथ रूपाली और सभ्यता की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली थी। सीबीआई ऑफिसर से पहले वो धनुष का हेड बॉडीगार्ड था, जो कि बहुत ही पावरफुल और पैनी निगाहों वाला था। वो एक एक खबर धनुष को देता था। तविशी धनुष को देखते हुए बोली, आपको सब मालूम था? हाँ, धनुष ने कहा तो तविशी ने मुंह सिकोड़ लिया। इस गोरिल्ले से कुछ बचा भी है या नहीं? धनुष उसके होठों को देख मुस्कुरा उठा, फिर जय को जाने का इशारा करते हुए बोला, जय, यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें किसी भी कीमत पर उसके आदमियों को ढूंढना होगा। आप चिंता मत कीजिए सर, बहुत जल्द वो आपके सामने होंगे। कहते हुए जय बाहर निकल गया, साथ ही उसके साथ भी। धनुष और तविशी घर से निकल चुके थे और उन्हें किसी भी कीमत पर वो जगह तलाशनी थी जहाँ उसके होने की खबर मिले, या कोई सबूत जो उन्हें उस तक ले जाए। वो दोनों मसूरी की उसी जंगल में आ पहुंचे थे जहाँ वीर और लड़का रहा करते थे, रक्तपाती बनके। उन्होंने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिर में तविशी उस जगह आई जहाँ वो गुफानुमा तहखाना अभी मौजूद था। वहाँ तलाशने के बाद कुछ मिला तो नहीं, लेकिन वहाँ की दीवार पर कुछ लिखा था, जिसे पढ़कर धनुष की नसें तन उठी, मुठ्ठियाँ भीज गई। तेरे लिए, हाँ एक तेरे लिए, लौट कर आऊँगा मैं सिर्फ तेरे लिए, तेरा दीवाना स्वीट हार्ट। तविशी ने पढ़ा तो अपने दिमाग पर जोर डालने लगी, मगर उसे कुछ याद नहीं आया। लेकिन धनुष को शायद बहुत कुछ मिल गया था, जो उसके चेहरे के भाव बता रहे थे। उसने तविशी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहाँ से। उस साइको को पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं, तो उसने ये सब जानबूझकर किया है, ताकि हमें घर से दूर रख सके और उन चारों को टारगेट कर सके। वो जानता है मुझसे उलझेगा तो फंस जाएगा, इसीलिए मुझे वहाँ से दूर किया। कहते हुए धनुष के माथे पर बल पड़ गए, जिसे देख तविशी ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। उसने अब जानबूझकर ये जानकारी वीर तक पहुंचने दी कि हेजल इंडिया में है। कुछ दिन तक उसे कनाडा में उलझाकर उसे फिर से उसी रास्ते पर लाना चाहता था जहां वीर पहले था। अब जब वीर ने हेजल को दिए टैडी को ट्रेस किया तो उसका लोकेशन शिमला का मिला। ये वही टैडी था जिसे मैंने रिया के लिए लिया था, जिसमें ट्रैकर लगा था। जब हेजल का बर्थडे था तो वीर ने उसके लिए स्पेशल गिफ्ट लेने का सोचा, मगर उसे कुछ ढंग का मिला नहीं। फिर मैंने उसे जे के हाथों रिया के लिए रखा टैडी उसे गिफ्ट करवाया, क्योंकि वो हेजल से जुड़ चुका था, मतलब हेजल उसके लिए ज़रूरी थी। वीर ने मुझे उसकी लोकेशन मिलते ही सारी जानकारी दे दी थी, और मैं उसे ही पता लगाने में बिजी था। तब उन्हें राज और रिंकी को वहीं उलझा कर रखना था, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं मालूम, जबकि उन्हें सारी जानकारी है। इसीलिए उसे हमारे एक एक कदम की भनक है। लेकिन वो उन दोनों से कांटेक्ट कैसे करता है? वो तो हमारी निगरानी में है ना? तविशी ने हैरानी से पूछा। बीवी, वो दोनों भले ही हमारी निगरानी में है, लेकिन चल उसके हिसाब से रहें। धनुष कुछ सोचते हुए बोला, और दोनों वापस शिमला के लिए लौट गए। वीर अपने कमरे में था कि अचानक ही उसे अजीब सा लगने लगा। उसका जी मचलाने लगा था, जैसे उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो। उसने अपने पॉकेट में ढूंढा तो कुछ नहीं मिला, इसीलिए वो पूरे कमरे में उसे ढूंढने लगा, मगर वो नहीं मिला। आखिर में उसने अपने बालों को कसकर पकड़ा और चीख पड़ा। उसकी नाक में अजीब सी गंध घुलने लगी थी, जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। वो कमरे का सामान बिखेरते हुए चीखने लगा। जहाँ हॉल में बैठे सभ्यता और शौर्य ने उसकी आवाज़ सुनी तो दौड़ते हुए उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगे। जय भी बाहर ही था। उसकी चीख सुनते ही वो भी तुरंत अंदर आ गया, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। शौर्य और जय दोनों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया, और थोड़ी मशक्क़त के बाद दरवाज़ा आखिर खुल ही गया। रूपाली, जो अपने कमरे में बैठे कोई एक्सपेरिमेंट करके लिक्विड पैक कर रही थी, तभी वीर की आवाज़ सुन भागती हुई आई। वीर की हालत देख उसकी आंखें डबडबा गई, जिसे रोकते हुए वो उसके पास चली गई और उसे कपड़े पकड़े शौर्य और जय को दूर करते हुए उसे शांत कराने लगी। लेकिन वीर इस वक्त होश में नहीं था। उसने एकदम उसका हाथ झटका तो वो दीवार से जा टकराई और उसके माथे पर चोट लग गई। वीर कहते हुए जय और शौर्य ने कसकर उसे पकड़ लिया तो सभ्यता रूपाली को संभालने लगी। रिया ने उन्हें देखा तो वो रूपाली को पकड़ते हुए सभ्यता से बोली, दी आप उन्हें इंजेक्शन लगाइए, मैं दी को देखती हूँ। सभ्यता भागते हुए कमरे में गई और इधर उधर कुछ ढूंढने लगी।
1 मिनट लग गया उसे दवाई ढूंढने में, जिसे सिरिंज में डालते हुए वापस दौड़कर आई जहां वीर को संभालना मुश्किल हो गया था। उसने अकेले ही शौर्य और जय को दूर झटक दिया, जिसे एक बार फिर मजबूती से पकड़ते हुए शौर्य ने सभ्यता की तरफ देखा तो उसने हाँ में सर हिलाते हुए उसकी गर्दन पर वो सिरिंज चुभा दी। थोड़ी देर के लिए वीर की आंखें बंद हुई, मगर इससे वो और अनियंत्रित हो गया। उसने एकदम से दोनों को झटका और अपनी गर्दन दाएं बाएं मरोड़ने लगा। उसकी हालत देख उनकी आंखें नम हो गई, जिसे संभालते हुए सब उसकी ओर लपके, लेकिन उसकी आंखों के बदलते रंग को देख सब अपनी जगह पर ही ठहर गए। रिया ने धनुष को कॉल लगाया और सब बता दिया, जिसे समझते हुए धनुष ने कुछ कहा तो हाँ कहते हुए रूपाली को बोली, दी इस वक्त आपको कमजोर नहीं पड़ना है, भाई को हमारी जरूरत है। धनुष भाई ने कहा है कि उनका एंटीडोट आज ही देना होगा। रूपाली रिया की बात सुन उसे हैरानी से देखने लगी तो रिया ने हाँ में सर हिला दिया। नहीं कहते हुए रूपाली रो पड़ी तो सभ्यता उसे समझाते हुए बोली, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है रूप, हमें ये करना ही होगा। तुम जानती हो इससे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रूपाली बेबसी से बोली तो सभ्यता ने उसे उठाते हुए कहा, तू क्या चाहती है, वो ऐसे तड़प तड़प कर मर जाए। देख रूप, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें ये करना ही होगा। जानती हूँ वक्त से पहले कोई भी चीज़ उसके लिए हानिकारक होती है, मगर अब ये सही होगा। चल कहते हुए वो उसे अपने साथ ले गई। रूपाली ने अपने आंसू पोंछे और उसके लिए तैयार की एंटीडोट को रेडी करने लगी। शौर्य और जय ने उसे कसकर पकड़ रखा था। तब तक और गार्ड्स भी आ चुके थे, जिनकी मदद से वीर को उन्हें जंजीरों से बांधना पड़ा। हालांकि उसकी हालत देख शौर्य बार बार अपनी बाजुओं से अपनी आंखें साफ कर रहा था, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। रूपाली और सभ्यता जैसे ही उसे एंटीडोट देने कमरे में आई, वीर को देख एकदम पीछे हो गई। उसका चेहरा इस वक्त पसीने से भीगा हुआ था, जो लाल हो चुका था। आंखें गहरे गुलाबी रंग में तब्दील हो चुकी थी और जबड़े पीछे हुए थे, जिसे बार बार वो किटकिटा रहा था। छूटने की कोशिश में वो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा था। रूपाली एक बार फिर टूटने लगी थी, जिसके हाथ से सिरिंज लेते हुए धनुष सीधे अंदर दाखिल हो गया। तविशी ने रूपाली की ओर इशारा किया और सभ्यता के हाथ से शीशी लेकर धनुष के पीछे चली गई। दोनों ने उसे देख अपनी आंखें बंद कर ली, जिसमें पानी छलकने लगा था, मगर इस वक्त उनका खुद को मजबूत रखना जरूरी था। इसीलिए धनुष ने वीर के जबड़े को अपने हाथों में कस लिया और तविशी के हाथ में पकड़ी शीशी को लेकर उनमें को उसकी नाक में डालने लगा। वीर छटपटाते हुए चीखने लगा, लेकिन उसका चीखना उसके गले में ही दबकर रह गया। धीरे धीरे वो निढाल पड़ने लगा तो धनुष ने उस सिरिंज को हथेली पर लगा दी। कुछ सेकंड्स में ही वीर लगभग शांत हो चुका था। वहीं रूपाली तविशी और सभ्यता से लिपटी रोए जा रही थी। आज तो शौर्य भी खुद को रोक नहीं पाया, जिसे गले से लगाए धनुष भी भावुक हो गया था। उसके लिए उसके ये दो कमीने दोस्त क्या मायने रखती हैं, ये वो चता भी नहीं सकता। अगली सुबह वीर पहले से ही ठीक था, लेकिन अभी तक उसने किसी से बात नहीं की थी। समय से पहले दवाई की डोज मिलने से उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, इसीलिए वो सिर्फ सांसें ले रहा था, मगर कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। रूपाली अपने सीनियर्स डॉक्टरों से सलाह लेकर उनके द्वारा बताई गई जानकारियों से उसका ख्याल रख रही थी। पूरी रात सब उसे घेरे बैठे थे, किसी की आंखों में नींद नहीं थी। धनुष रात से ही कॉटेज से बाहर था, जिससे वो सब फिर चिंता में डूब गए, क्योंकि अब तक उसका कोई फ़ोन न मैसेज न आया था। तविशी अपने कमरे में बैठी लगातार लैपटॉप पर उंगलियां घुमाई जा रही थी। उसकी स्पीड और सर्द आंखें देखकर लग ही रहा था कि वो किस कदर अपने काम में डूबी है। तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजा, जिसे उठाकर उसने सिर्फ 2 शब्द ही कहा, आती हूँ, और जल्दबाजी में लैपटॉप बंद कर बाहर निकल गई। जय को यहाँ की जिम्मेदारी सौंपकर वो शौर्य के साथ उसी जंगल की ओर एक बार फिर बढ़ गई, जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। तुम्हें कैसे पता ये रक्तपाती वही है? शौर्य ने पूछा तो तविशी बोली, मैंने उसकी अंगूठी देखी थी और ये वही अंगूठी है जिसे उसने उस दिन पहना हुआ था। तविशी अपने हाथ में पकड़ी अंगूठी को देखते हुए सोच में डूब गई। जब वो धनुष के साथ यहाँ आई थी, तब धनुष ने उसका हाथ पकड़ा था। वो एकदम से नीचे देखने लगी थी, जहाँ उसे ये अंगूठी दिखी थी, जिसे धनुष को बताए बिना उसने उठा लिया था। वो आज एक बार फिर उसे बताए बिना वो काम करने जा रही थी, जो उसने पहले किया था, लेकिन उसके पास यही रास्ता था उसे सामने लाने का। विशी, पहुंच गए हम, शौर्य ने कहा तो वो वर्तमान में लौटी और उसी गुफानुमा तहखाने के अंदर बढ़ गई। उसके पीछे शौर्य भी, लेकिन वो आगे जाता उससे पहले किसी ने उसका मुंह पर कुछ रखा और जोर से दबा दिया, जिससे शौर्य की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन वो उससे मुकाबला नहीं कर पाया, क्योंकि उसने पहले ही उसे बेहोश कर दिया था। जब कुछ देर की शांति के बाद भी तविशी को आवाज़ नहीं आई तो वो पलट गई और अपने पीछे से नदारद शौर्य को देखकर बोली, राजदान के बच्चे, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ, इसीलिए लुका छुपी छोड़ो, बाहर आओ। जब शौर्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वो गुस्से से पैर पटकती हुई इस दिशा में बढ़ी, लेकिन नीचे ज़मीन पर पैर खुरचने के निशान देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो उस निशान के पीछे जाने लगी और देखते ही देखते उस जगह पहुंच गई जिसकी उसे तलाश थी। उसने चारों ओर देखा तो ये उसी जंगल का हिस्सा था जिसमें वो पहले भी आई थी, मगर ये एक गांव के अंदर बना कोई पुराना सा टूटा फूटा हॉस्पिटल था, जो जर्जर हो चुका था। वो छोटा सा जंगली गांव भी वीरान पड़ा था, जहाँ देखने भर पर दूर दूर तक कोई पंछी भी नजर नहीं आया। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ती गई, उसकी सांसें अटकने लगी थी सुनसान जगह में, मगर वो हिम्मत करके आगे बढ़ती गई और एक आंगननुमा जगह आकर ठहर गई।
उसने सर ऊपर करके देखा तो 3 मंजिला इमारत ऊपर से पेड़ों से ढका हुआ था, जिससे सूर्य की रोशनी नाक के बराबर ही पहुंचती थी। वो धीरे धीरे सब और घूमते हुए देखने लगी कि उसे कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो गई। वो आवाज़ की दिशा में बढ़ती गई, लेकिन अब तक उस आवाज़ तक नहीं पहुंच पाई। उसने पूरा हॉस्पिटल ढूंढ लिया, मगर कुछ नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ कुछ तो है जो मुझसे छूट रहा है। कहते हुए वो आंखें बंद करके सब रिवाइंड करने लगी कि एक जगह आकर वो ठहर गई, जिससे दरवाजे पर हिंदी में लिखा था मुर्दा घर। उसने वापस अपने कदम पीछे लिए और उस ओर बढ़ गई। वहीं उसे इस तरह परेशान होकर घूमते देख कोई मुस्कुराते हुए सीटी बजा रहा था। आखिर आ ही गई तुम यहाँ, कहते हुए वो फिर से सीटी बजाते हुए धुन गुनगुनाने लगा। तविशी ने गुनगुनाना सुना तो ठिठक गई और फिर से कुछ ढूंढने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, इसलिए उसने अपने गले में पहले मंगलसूत्र को कसकर मुट्ठी में भर लिया और आंखें बंद कर कुछ याद करने लगी। फिर गहरी सांस भरते हुए उस कमरे के अंदर दाखिल हो गई। रिया आज तविशी और धनुष के बिना ही यूनिवर्सिटी गई थी, जहाँ कॉरिडोर से गुजरते वक्त किसी से उसके मुंह पर रुमाल रख दिया और उसे बेहोश करके यूनिवर्सिटी के ऊपर वाले खाली पड़े कमरे में ले गया और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। तुम मेरे लिए सोने की चिड़िया हो, अब देखो कैसे उस अभय को मैं यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवाता हूँ। कहते हुए उसने रिया की बाजू फाड़ दी और उसकी गर्दन और गाल पर हाथों से निशान बनाकर चला गया। इधर अभय जब यूनिवर्सिटी आया तो नमन की बात सुनकर वो शॉक्ड रह गया और दौड़ते हुए वहां गया जहाँ रिया रोते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठी थी। उसने अभय को देखा तो गुस्से से भर गई और उठकर उसके पास आते हुए खींचकर उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया, जिससे अभय का चेहरा एक तरफ को झुक गया। उसकी मुट्ठियां भेज गई और वो रिया को गुस्से से घूरने लगा। प्रिंसिपल सर ने गुस्से से कहा, तुम इस यूनिवर्सिटी के काबिल स्टूडेंट थे अभय, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। छोटी सी बात के लिए तुमने एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, जिसके लिए तुम्हें मैं यहाँ से सस्पेंड करता हूँ। वहीं खड़े प्रोफेसर गिरजेश बोले, सर इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं गिरजेश, इससे हमारी ही यूनिवर्सिटी की बदनामी होगी। इसे 5 साल तक कभी कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। कहते हुए प्रिंसिपल सर ने उसके मुंह पर सस्पेंड लेटर फेंक दिया। अभय ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, सर एक बार मेरी बात भी सुन लीजिए, अब सुनने सुनाने को क्या रह गया है, खुद ही देख लो फिर सफाई देने। कहते हुए उन्होंने ऑफिस का प्रोजेक्टर ऑन किया, जिसमें वो बात करते हुए दिख रहा था। पहली बार है इसीलिए माफ़ कर रहा हूँ, वरना। दूसरी बार नमन ने कहा, वरना उसे देख लेंगे। सर सिर्फ इस बात पर आप मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अबे गुस्से से बोला, इतना कुछ करने के बाद भी आंखें मिलाकर बात कर रहे हो तुम, जानते भी हो ये कौन है? प्रोफेसर सूर्यवंशी की बहन है ये। अगर प्रोफेसर सूर्यवंशी को ये पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस लड़की को देखो। कहते हुए प्रिंसिपल सर ने उसका चेहरा रिया की ओर किया तो रिया ने अपना दुपट्टा हटा दिया, जिसे देख अभय ने अपनी आंखें मूंद ली। उसकी गर्दन और बाजों पर नाखूनों के निशान थे और सबसे बड़ी बात, अभय की शर्ट उसकी मुट्ठियों में भींची हुई थी। वहीं कुछ लोगों के माथे पर पसीने उभरने लगे थे। प्रोफेसर सूर्यवंशी की बहन सुनकर, ये शर्ट? अभय ने हैरानी से पूछा। कह दो कि मेरी नहीं है, प्रिंसिपल सर की है। प्रिंसिपल सर ने गुस्से से गरजते हुए कहा तो अभय ने अपना सर झुका लिया। सारे सबूत उसके खिलाफ थे, यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज में भी उसका चेहरा ही दिख रहा था, जिसमें वो मुस्कुरा रहा था। अब उसने कुछ नहीं कहा और चुप ही रहा। वो जानता था ये उसे फंसाने की साजिश है, लेकिन अब उसने कोई सफाई देना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन रिया की आंखों में अपने लिए नफरत और घृणा देख उसके सीने में दर्द उठने लगा था। वो एक पल भी वहाँ रुका नहीं सका और आई एम सॉरी सर कहते हुए अपनी आंखों में आई नमी को छुपाते हुए बाहर निकल गया। वहीं उसके दोस्त प्रिंसिपल सर और रिया को समझाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। अब वह सीधे अपने हॉस्टल के कमरे में गया जहाँ वो और नमन रहते थे। उसे यकीन था किसी ने उसके साथ जानबूझकर ये किया है, इसीलिए वो खामोश सा बंद कमरे में हो गया। बाहर नमन दरवाज़ा खटखटाता रहा, कुछ देर अकेले रहने दे कहते हुए उसने दरवाज़ा नहीं खोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना घटिया मजाक उसके साथ किया किसने होगा। कहीं वो लड़की ही तो उससे झूठ नहीं बोल रही? नहीं, उसकी हालत देखकर लगता नहीं कि वो झूठ बोल रही है। अब क्या करूँगा? मुझे किसी भी हाल में खुद को सही साबित करना ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा इल्ज़ाम अपने सर पर लेकर मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। जब तक खुद को साबित नहीं कर देता, मुझे फंसाने वाले को बेनकाब नहीं कर देता, यहाँ से किसी भी कीमत पर नहीं जाऊँगा। लेकिन उससे पहले मुझे उस लड़की से बात करनी होगी। अब इस सोच में डूबा हुआ उठा और कमरे से बाहर निकल गया। रात हो चुकी थी, मगर ना तो धनुष लौटा था, ना ही विशी और शौर्या। रिया ने किसी को कुछ नहीं बताया और आराम करूंगी कहकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर बिस्तर पर लेटकर सिसकने लगी। तुम्हें देखकर लगता नहीं था तुम ऐसे गिरी हुई हरकत करोगी। इतनी सी झड़प पर तुमने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, तुम बहुत बुरे हो। कहते हुए वो सुबक रही थी। वहीं कोई था जो कॉटेज के बाहर खड़ा उदासी भरे चेहरे से उसकी राह देख रहा था, मगर उसका सूर्यवंशी कॉटेज में छुपके से घुसना आसान नहीं था।
इसीलिए वो अंदर जाने के तरीके ढूंढ रहा था। हवा का तेज झोंका आने से रिया ने अपने आंसू पोंछे और जाकर खिड़की बंद करने लगी, लेकिन बाहर खड़े अभय को देख ठिठक गई। वो गुस्से से भर उठी और जोर से खिड़की बंद कर दी। अभय ने अपनी आंखें बंद कर ली और नाव में सर हिलाते हुए वहां से चला गया। उसे कल सुबह होते ही हॉस्टल छोड़ना था, इसीलिए वो रिया से बात करने आया था ताकि उसे समझा सके, लेकिन वो लड़की उसे मौका ही नहीं देना चाहती थी। रिया एक बार फिर खुद को आईने में देखकर रोने लगी। धनुष और तविशी के ना लौटने से वो परेशान हो गई थी, क्योंकि शौर्य का फोन भी अब तक नॉट रीचेबल आ रहा था। सविता ने जय को पता करने को कहा और खुद भी लैपटॉप लेकर कुछ करने लगी। जितना वो सब इस गुत्थी को सुलझाना चाहते थे, उतना ही उलझते जा रहे थे, मगर जल्द से जल्द इसे सुलझाने में ही भलाई थी सबकी, क्योंकि अब मुश्किलें बढ़ाते जा रहा था। शौर्य के मुंह और हाथ बंधे हुए थे। वो पूरी तरह तो होश में नहीं था, लेकिन पूरा बेहोश भी नहीं था। उसने अपनी पलकें झपकाई और इधर उधर कसमसाते हुए छूटने की कोशिश करने लगा। तभी उसे किसी की सिसकी सुनाई थी और वह स्थिर होकर आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा। उसने दीवार से अपने कान सटाए और ध्यान से सुनने लगा, जहां उस पार कोई सिसक रहा था। दूसरी ओर कमरे में बेटी हेजल जैसे नींद से जागी रोने लगी और रोते हुए अपने मम्मी पापा और वीर को याद कर रही थी। हेजल, शौर्य बुदबुदाया, फिर खुद को छुड़ाने के लिए कसमसाने लगा। उसे किसी भी तरह अपने हाथ आज़ाद करने थे ताकि यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ सके। जब लाख कोशिशों के बाद भी वो नहीं छूटा तो गुस्से से चीख पड़ा, मगर चीख उसके मुंह में ही घुट कर रह गई। उसे किसी की कदमों की आवाज़ सुनाई दी और वो स्थिर हो गया। धीरे धीरे जैसे करके उन कदमों की आहट तेज होती गई। वो हेजल के कमरे में जाकर ठहर गई। हेजल अपने सामने खड़े उस आदमी को देख डरकर दीवार से चिपक गई। उसकी आंखें खौफ से भरी हुई थी, इसीलिए उसने अपना सर झुका लिया, रोने लगी। वो आदमी पंजों के बल बैठ गया और अपनी डरावनी आवाज़ में बोला, बस कुछ समय और फिर तुम हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे। मेरे मकसद पूरे होने वाला है। मेरी स्वीट हार्ट मेरे बहुत करीब है। तुम बहुत काम की चीज़ निकली, क्योंकि तुमने मेरी स्वीट हार्ट को मेरे करीब लाया। इसीलिए तुम्हें ज़्यादा दर्द दिए बिना ही आज़ाद कर दूंगा बच्ची। कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तो वहीं शौर्य सोच में पड़ गया, ये स्वीट हार्ट कौन है और इसका हेजल से क्या कनेक्शन है। वो सोच ही रहा था कि तभी कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देख वो बुरी तरह से चौंक गया। सामने खड़ी तविशी ने उसे देखा और इधर उधर देखते हुए उसके बंधे हाथ पांव खोलने लगी। शौर्य ने अपने बंधे मुंह को खोला और गहरी सांसें भरने लगा। तविशी ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए उसकी आंखों से इशारे से शांत रहने को कहा। जब शौर्य थोड़ा नॉर्मल हुआ तो दोनों ही उस कमरे से बाहर थे, मगर अपने सामने खड़े उस शख्स को देख दोनों ही कई कदम ही ठहर गए, क्योंकि सामने गुलाबी आंखें लिए और मास्क लगाए वो उन्हें ही घूर रहा था। शौर्य ने अपने माथे पर हाथ फिराया तो तविशी की आंखें चमक उठी। उसने एकदम से शौर्य का हाथ पकड़ा, अपने दाईं ओर छलांग लगा दी। इसी के साथ वो आदमी भी उनके पीछे दौड़ने लगा। इधर धनुष भी उसी हॉस्पिटल के ऊपरी हिस्से में मौजूद था। वहाँ भी यहाँ उसे ढूंढने आया था, जिसकी तलाश उसे कब से थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि उसे दूर से कुछ परछाई दिखी जो तेजी से दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो भी उनके पीछे हो गया और छुपते छुपाते वहाँ से आगे बढ़ने लगा। एक जगह जाकर वो ठहर गया जब उसे अपने सामने कोई खड़ा मिला। फिर क्या बिना कुछ कहे सुने दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। कोई एक दूसरे से कम नहीं था। दोनों ही लगातार एक के बाद एक पर मुक्के बरसाए जा रहे थे। वहीं उसकी गुलाबी आंखें देखकर धनुष जैसे अपना आपा खोने लगा था। इसकी वजह से ही तो उसकी पूरी जिंदगी तितर बितर हुई पड़ी थी। कैसे छोड़ सकता है उसे? अब जाकर हत्या चढ़ा है, यूं ही तो नहीं जाने देगा। दोनों को लड़ते देख शौर्य और तविशी दूसरी ओर चले गए जहाँ हेजल थी। विशी, हमें उस कमरे तक पहुंचना है जहाँ हेजल है। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? तविशी ने पूछा तो शौर्य ने हाँ में सर हिला दिया और दोनों ही तेजी से उस कमरे की ओर दौड़ पड़े जहाँ हेजल थी। वहीं वो साइको और अखबाती हेजल के सामने बैठा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे सब पता हो, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि अपने बनाए इस मायाजाल से वो किसी और के जाल में फंस चुका है। सीटी बजाते हुए वो गुनगुनाने लगा, जिसे सुन हेजल डर से खुद भी सिमटने लगी। वो साइको उठा और कमरे के दूसरे कोने में चला गया जहाँ वो लोगों का बेरहमी से कत्ल करता था। उसने धीरे धीरे सारा सामान निकालकर टेबल पर रखा, जिसे देख हेजल डर से कांपने लगी। इतने छोटे छोटे और धारदार हथियार देखकर वो मासूम सी बच्ची घुट्टों में सर छुपाकर सिसकने लगी। तभी वो साइको एकदम से उसके पास आया और कहते हुए आंखें बड़ी करके उसे चुप रहने का इशारा करने लगा। उसके हाथ में बड़ी सी छुरी देखकर हेजल ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और खुद को रोने से रोकने लगी। उसे देखकर वो मुस्कुराया और उसकी नाजुक हथेली को पकड़कर छुरी की नोक को उस पर गड़ा दिया, जिससे हेजल की दर्द भरी चीख गूंज उठी। साइको ने उसका मुंह दबा दिया और उसकी हथेली से बहती खून की धारा को देख बावला सा हो गया। उसने उसकी हथेली अपने मुंह में भर लिया और उसका खून चूसने लगा। हेजल दर्द से चीखते हुए वहीं बेहोश हो गई, लेकिन तभी वो साइको छिटक कर दूर जा गिरा। उसने देखा तो सामने गुस्से से हाँफते हुए शौर्य और तविशी खड़े हुए थे, जिसे देख वो हंस पड़ा और जमीन पर ही बैठे बैठे सीटी बजाने लगा। विशी, पहले हेजल को संभालो, मैं इसे देखता हूँ, शौर्य ने कहा। तो तविशी ने अपनी घड़ी में लगे बटन को प्रेस किया और हेजल के पास बैठकर उसके हाथ में रुमाल बांधने लगी। वो साइको जोर जोर से हंसने लगा तो शौर्य उसकी ओर बढ़ गया और उसके मुंह पर एक लात मार दी। साइको गुस्से से उठा और उसने
छुरी शौर्य के पेट पे घोंपना चाही, मगर झटके से वो साइड से निकल गया, जिससे उसकी कमर पर जख्म हो गया। उसने कसकर साइको की छाती पर मुक्का जड़ा और फिर दोनों बुरी तरह से लड़ने लगे। साइको और शौर्य की लड़ाई देखकर तविशी इधर उधर देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसकी नज़र कोने के टेबल पर गई और वो हैरान रह गई। तो सबकी मौतें ऐसे होती हैं, इसका मतलब यही असली चेहरा है। कहते हुए तविशी शौर्य की ओर लपकी और जैसे ही उसे हटाया, साइको के उठे हाथ तविशी को सामने देख ठहर गए। विशु, तुम हटो सामने से, कहते हुए शौर्य ने उसको साइड करना चाहा, मगर वो नहीं हटी। तुम हेजल को लेकर निकलो यहाँ से। तविशु साइको को घूरते हुए शौर्य से बोली तो वो बुरी तरह से चिढ़ गया। ये झुंझलाने का समय नहीं है शौर्य, हेजल और तुम्हें दोनों को ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जाओ यहाँ से, इसे मैं संभाल लूँगी। तविशी ने शब्दों पर जोर देते हुए कहा तो शौर्य हेजल के पास चला गया। उसे अपनी फिक्र नहीं थी, मगर हेजल और विशी को उसे सेफ रखना था। इसीलिए उसने भी अपनी घड़ी का बटन दबा दिया और हेजल को गोद पे उठाकर बाहर की ओर निकल पड़ा। वहीं धनुष ने उस आदमी को मार मार कर अधभरा कर दिया था। वो गुस्से से उसका कॉलर पकड़कर उसका मास्क निकालते हुए बोला, बहुत हुआ लुकी छुपी का खेल शेखर तिवारी, अब आमने सामने आने की है बारी। कहते हुए उसने एक झटके से उसका मास्क खींच दिया। तभी शेखर की आंखें चमकने लगी और वो हंसने लगा। उसकी ताकत अब जागने लगी थी। उसने धनुष को दूर धकेल दिया और बस उसकी जान लेने को उस पर वार करने लगा। धनुष के भी कोई आम खिलाड़ी नहीं था कि बिना तैयारी के रक्तपाते से उलझता। उसने अपने हाथ की घड़ी को खोल दिया और उसे शेखर के मुंह पर डाल दिया, जिसमें से कुछ तरल पदार्थ गिरते हुए शेखर कमजोर पड़ गया, वहीं गिर पड़ा। धनुष ने अपने कान में पहनी वायरलेस ब्लूटूथ को दबाते हुए कहा, जल्दी आओ, समय नहीं है, कहते हुए आगे बढ़ गया। अपने सामने खड़ी तविशी को देखकर वो साइको मुस्कुराते हुए सीटी बजाने लगा, जिससे चिढ़ते हुए तविशी ने उसको मुक्का जड़ दिया और दांत पीसते हुए बोली, दोबारा ये सीटी बजाई ना तो तेरी हड्डियों से कोवों के लिए घर बनवाऊंगी। कुछ भी करो स्वीटहार्ट, मैं पूरा तुम्हारा हूँ, चाहो तो जैसे भी आजमा लो, कहकर वो हंस पड़ा। क्यों नहीं प्रोफेसर गजानन, आजमाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, आके बिना आजमाए एग्जाम में पास कैसे होंगे। धनुष की आवाज़ सुन गजानन की हंसी और बढ़ गई और वो अपने मुंह से मांस निकालते हुए बोला, जहाँ मैना वहाँ तोता। उम्मीद तो ऐसी ही थी, मगर अफसोस, अब ये मैना मेरी है और तोते की जान। कहते हुए उसने अपनी हथेली अपने गले के पास से की और फिर से सीटी बजाने लगा। धनुष ने कमरे में नजर दौड़ाई तो उसे जगह जगह कुछ मांस के टुकड़े और हड्डियां नजर आई। जहाँ एक बड़ा सा टेबल था जिस पर कीलें उभरी हुई थी, वहीं दूसरी टेबल पर सीजर्स रखे हुए थे। आखिर डॉक्टर हॉस्पिटल में ही समय बिताता है, कहते हुए धनुष टेढ़ा मुंह करके मुस्कुराया और अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर चलते हुए तविशी के पास आकर खड़ा हो गया। तविशी उसका सख्त रवैया महसूस कर बहुत सहम गई थी, क्योंकि इस बार भी उसने वही गलती दोहराई थी। क्या पता इस बार उसका गोरिल्ला पति उसे माफ करेगा कि नहीं। वो उसे नजरें उठाकर देख ना सके तो धनुष ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और उसे अपने सीने से लगा लिया। खुद ने पहले ही से मास्क पहना हुआ था, उसने दूसरा हाथ अपनी पॉकेट से निकालकर कुछ स्प्रे कर दिया। तविशी की आंखें बड़ी हो गई और वो वहीं गजानन बौखला गया। वो धनुष पर टूट पड़ा, जिसे धनुष की बाजू में चाकू लग गया। उसने तविशी को दूसरा मास्क दिया और अपनी बाजू पकड़ ली। गजानन पर काबू करना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए धनुष उसका सामना नहीं कर पा रहा था। खून की तरफ बढ़ने लगी तो गजानन का गला सूखने लगा। उससे जितनी जल्दी हो सके खून पीना था। होश में न रहते हुए भी वो तविशी का खून तो पी नहीं सकता था, क्योंकि एक वही थी जिसे वो रक्तपाती बनकर भी भूल नहीं पाता था। वहीं तविशी ने उसे धनुष पर भारी पड़ते देखा तो गजानंद चिल्लाते हुए अपनी हथेली काट ली, जिसमें से खून के फव्वारे छूट पड़े। गजानंद उसके गर्म खून की खुशबू से खुद को बचाने की कोशिश करते हुए उससे दूर होने लगा, मगर जब नहीं हो पाया तो उस पर झपट पड़ा, लेकिन उससे पहले ही धनुष ने उसकी गर्दन पकड़कर अपनी ओर खींच ली। गजानंद अब काबू से बाहर होने लगा था, लेकिन साथ ही कमजोर भी पड़ने लगा था। आखिर में वो खुद को संभालते हुए नीचे गिर पड़ा। तब तक शौर्य, जय और कुछ ऑफिसर्स के साथ अंदर आ गया था। ये खबर बाहर ना जाए इसका कहकर धनुष ने बाहर निकल गया। वहीं तविशी उसे ऐसे मुंह फेर कर जाते हुए देखकर उसके पीछे चली गई, क्योंकि उसे चोट आई थी। ऐसे में उसका बेरुखी से मुंह मोड़कर जाना विशी के दिल में घबराहट पैदा कर गई। वीर को होश आ चुका था और बार बार उन तीनों को वहां ना पाकर सवाल किए जा रहा था, जिसका जवाब न रूपाली के पास था, न ही सभ्यता के पास। वो गुस्से से उठकर बाहर जाने को हुआ कि रूपाली रास्ता रोककर खड़ी हो गई। वो उसे उस हालत में बाहर नहीं जाने देगी। सभ्यता ने दोनों को देखा तो रूपाली ने पलकें झपका दी, तो वो बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद रूपाली बोली, भाई ने बस इतना कहा था कि वो जल्द ही वापस आएंगे, इसीलिए तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकती। वो आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? अगर उन्हें कुछ हो गया तो? तुम जानती हो ना वो तीनों मेरे लिए क्या हैं? फिर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, जानती हूँ, लेकिन तुम्हें भी तो पता है ना कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं इस हालत में तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकती वीर। अभी तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो। अगर कुछ हुआ तो तुम्हारी कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है, रूपाली उसे समझाते हुए बोली। तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो रूप? वीर ने बेहद गुस्से से कहा तो रूपाली हैरान रह गई। वीर के इस तरह चीखने से रूपाली हैरानी और डर से उसे देखने लगी।
उसने तो सिर्फ उसकी तबीयत के लिए कहा था ताकि वो कोई स्ट्रेस ना ले, मगर वो है कि उस पर ही इल्ज़ाम लगा रहा है। ये सोचते ही रूपाली की आंखें भर आईं और वो धीरे धीरे चलकर कमरे से बाहर निकल गई। जब से उसकी हालत बिगड़ी है तब से ही वो उसके लिए बेचैन है। यहाँ तक उसने अपनी पलकें भी नहीं झपकाई, कहीं उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े सोचकर। और उसने क्या किया, एक ही शब्द से उसके सारे त्याग कुर्बान कर दिए। क्या उसे फिक्र नहीं किसी की? क्या वो सच में सेल्फिश है? सोचते हुए उसने अपने दिमाग कदम पीछे ले लिए। वहीं उस पर गुस्सा होते हुए जैसे ही वीर का ध्यान उसके माथे पर लगी चोट पर गया, रूप ये चोट, कहते हुए जैसे ही आगे बढ़ा, रूपाली वहां से जा चुकी थी। वो अपने कमरे में आ गई, दरवाज़ा बंद करके वहीं ज़मीन पर बैठ गई। वीर अपने सर पर हाथ रख बिस्तर पर ही बैठ गया। बहुत उलझा हुआ था वो, इसीलिए बीती बातें याद करने लगा, मगर उसे कुछ भी याद नहीं आया। सभ्यता जब दवाई लेकर आई तो वो शून्य में देखते हुए बैठा हुआ था। वो उसे दवाई देते हुए बोली, रूप ने अब तक कुछ भी नहीं खाया है। आपके होश में आने का इंतजार करते करते पलकें तक नहीं झपकाई। उसे भी फिक्र है, लेकिन धनुष भाई ने कुछ नहीं बताया, बस तुम्हारा ख्याल रखने का कहकर चले गए थे। शौर्य और वीर का भी बिना कुछ बताए चले गए। आपको उस पर यूं गुस्सा नहीं करना चाहिए था। सभ्यता कहकर चुप हो गई तो वीर ने कहा, मैंने क्या किया है सभ्यता, मुझे कुछ याद नहीं, बताओ ना। सभ्यता ने उसकी डबडबाई आंखें देखी तो खुद भी भावुक हो उठी, मगर अपने आंसू रोकते हुए उसने सब बता दिया, जिसे सुन वीर ने अपना सर पकड़ लिया। उसने बहुत तकलीफ दी है सबको, उसकी वजह से सब हमेशा मुश्किलों में फंस जाते हैं। वो किसी को खुश नहीं रहने देता और ना जाने क्या क्या उसके दिमाग में चलने लगा, जिसे झटकते हुए वो उठा और रूपाली के कमरे की ओर बढ़ गया। सभ्यता भी नीचे चली आई, जहाँ रिया अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी किसी से बातें कर रही थी। सभ्यता ने उसकी बातें सुनी तो हैरान होते हुए उसके पास चली गई और जैसे ही उसके सामने गई, रिया का रोता चेहरा देख घबरा गई। क्या हुआ बेटा, तो रो क्यों रही है, कुछ हुआ है क्या? वो उसके चेहरे को हाथों में भरकर बोली तो रिया उसके गले से लगकर सिसक उठी। देवो उस दिन कहते हुए उसे सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर सभ्यता की आंखें गुस्से से लाल हो गई। तू चल मेरे साथ, कहते हुए उसने रिया का हाथ पकड़ा और कॉटेज से बाहर निकल गई। रिया उसे रोकती रही, मगर वो अब भी नहीं मानी। अभय को आज हॉस्टल छोड़ना था, इसीलिए वो सामान पैक कर रहा था। अब किसी भी कीमत पर उसे यहाँ नहीं रहना था, लेकिन जाने से पहले उसे अपने ऊपर लगे दाग को मिटाना था। इसीलिए उसने शेखर के दोस्त दीपेंद्र को पकड़ा, जिसने उसे सब कुछ बता दिया। मगर क्या फायदा, शेखर तो गायब था। वो जैसे ही सामान लेकर बाहर आया, नमन उसे रोकते हुए बोला, देख अभय, सच्चाई तेरे सामने है। प्रिंसिपल सर ने भी तुझे माफ कर दिया, फिर ये जिद छोड़ भाई, तेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। नमन तू हट मेरे सामने से, मेरा दिमाग इस वक्त बहुत खराब है। अबे गुस्से से बोला, मैं ठीक करती हूँ तुम्हारा दिमाग, कहते हुए सभ्यता उसके सामने खड़ी हो गई, उसके साथ रिया की भी, जिसकी आंखों में अभय के लिए नाराजगी और नफरत दिखाई दे रही थी। अभय ने उसे देखा तो उससे अपना मुंह मोड़ लिया, जिससे अभय का चेहरा भावहीन हो गया। सभ्यता अपने दोनों हाथों को आपस में बांधकर उसे घूरते हुए बोली, सच क्या है? नमन बीच में आकर बोले, प्रिंसिपल सर से पूछ लीजिए, शायद आपको यकीन आ जाए। उसने मेरी बात हो चुकी है, लेकिन तुम बताओ, कहते हुए उसने अभय को देखा जो रिया को देख रहा था। जो आपने सुना वही सच है, कहते हुए अभय आगे बढ़ गया तो सभ्यता बोली, शेखर से मिलोगे? अभय ठहर गया तो वो आगे बोली, शाम को सूर्यवंशी कॉटेज आ जाना, कहते हुए एक बार फिर रिया का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई और रिया समझने की कोशिश करती रह गई। फिर रूपाली को कब से आवाज लगाई जा रहा था, मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। देती भी कैसे, रोते रोते सोच हो गई थी। वीर उसके जवाब ना देने से परेशान हो उठा और जल्दी से अपनी हथेली स्कैन कर जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वो जमीन पर बेसुध पड़ी हुई थी। उसे देखते ही वीर को अपने सीने में तकलीफ हुई। उसने उसे अपनी बाहों में उठा बिस्तर पर लिटा दिया, फिर उसके चेहरे को थपथपाते हुए उसे उठाने लगा, मगर रूपाली गुनगुनाते हुए सिकुड़ते हुए करवट बदलकर सो गई। क्या ये लड़की नींद में है? वीर बुदबुदाया, मैं तो घबरा ही गया था, कहते हुए उसने उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया और उसके माथे को चूमकर उसके पास ही लेट गया। दवाई का असर था कि आंखें मूंदते ही उसे नींद आ गई। कुछ घंटे बाद रूपाली की नींद खुली तो अपने बगल में वीर को सोता देख उसके मुंह बिचका लिया और बड़बड़ाने लगी, एक नंबर की गधी बेवकूफ़ और बेअकल हूँ मैं, जो उस बेदर्दी को महसूस कर रही हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है कि उसे मेरे होने ना होने से? हमेशा मुझ पर रौब झाड़ता रहता है, जो मन में आता है कह देता है। उसकी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। कहते हुए वो रोने लगी, तभी उसे अपनी कमर पर ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वीर ने उसे अपने करीब खींच लिया और आंखें बंद किए कहने लगा, अर्ज किया है मेरी धड़कन, मेरी जिंदगी तेरे अमानत है, मेरी सांसें तेरी चाहत है। हाँ बन जाता हूँ कभी कभी सख्त, मगर मेरी सख्ती ही मेरी मोहब्बत है। कहते हुए उसे रूपाली के होठों को छू लिया तो रूपाली जैसे होश में आई। तुम यहाँ? कहते हुए उसने एकदम से धक्का दिया तो वीर की चीख निकल गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहते हुए रूपाली ने उसे धक्का दिया और उठकर बैठ गई, जिसे वापस अपने ऊपर खींचते हुए वीर ने कहा, मुझे भूख लगी है। उसकी मासूमियत में रूपाली एक बार फिर खो गई, मगर खुद को सख्त करते हुए वह उठकर खड़ी हो गई। और तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरे में आ जाएगा, कहते हुए बाहर निकल गई। वीर उसे जाते हुए देखता रहा, फिर नाव में सर हिलाते हुए बोला, इस बार बहुत नाराज है यार, कहते हुए अपने कमरे में चला गया। तब इसे धनुष के पीछे आकर
उसके पेट पर चढ़ गई, जिसे झटकते हुए धनुष अपनी गाड़ी में जा बैठा। तभी उसका मोबाइल बजा, जिसे उठाते हुए उसने सिर्फ कहा और फोन रख दिया। फिर बाहर खड़ी तविशी को देखते हुए गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, हेजल ठीक है, फिर को भी होश आ जाएगा, चलो। तविशी उसकी रोष भरी आवाज सुनकर चुपचाप से बैठ गई, क्योंकि अब यही एक तरीका था धनुष को मनाने का। धनुष ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और कुछ देर बाद वो एक हॉस्पिटल के सामने खड़ी थी, जहाँ उसका बॉडीगार्ड उसे हेजल के सेफ होने का अपडेट दे रहा था, मगर मानसिक रूप से वो बहुत डरी हुई थी। वो बार बार सिर्फ वीर का ही नाम ले रही थी। धनुष ने पहले अपने और तविशी के जख्मों को साफ करवाया और उसके पास गया तो वो डर से बिस्तर पर दुबक गई। तविशी की आंखें नम हो गई तो धनुष आगे बढ़कर बिस्तर के कोने पर बैठ गया और फोन निकालकर वीर को वीडियो कॉल कर दिया। वीर की आवाज़ सुनते ही हेजल ने धीरे से अपना सर निकाला और उसे देखने की कोशिश करने लगी, मगर धनुष ने कैमरा बैक किया हुआ था, जिससे हेजल वीर को तो दिख ही रही थी, मगर उसे वीर नहीं दिख रहा था। वो एकदम से धनुष की गोद में बैठ गई तो धनुष चौंक गया, फिर मुस्कुराते हुए उसके सिर को सहला दिया। वो हेजल वीर को देखकर रोते हुए बोली, शहजादा अंकल कहाँ हैं आप? मुझे उनके पास जाना है। डोंट ट्राई माई एंजल, कहते हुए वीर ने उसे समझाया कि वो धनुष के साथ आए। इससे वो मान गई तो लेकिन वो धनुष की गर्दन से ऐसे लिपटी कि सूर्यवंशी कॉटेज जाने तक उसे किसी को भी नहीं देखा। वो अब धनुष के साथ खुद को सेफ महसूस कर रही थी। जो अपनापन उसे वीर से मिलता था वही धनुष से भी मिल रहा था। तविशी दोनों को देखकर रास्ते भर मुस्कुराती रही। हेजल धनुष की गोद में सो चुकी थी और सोने के बाद भी उसकी पकड़ उसके गर्दन पर मजबूत थी, जिसे मुश्किल से छुड़ाते हुए धनुष ने उसे सुला दिया और कमरे से बाहर निकल गया। दवाइयों के असर से वो जल्दी उठने वाली नहीं थी, इसीलिए वो सब बेसमेंट में चले गए। शाम का समय था जब अभय भी सूर्यवंशी कॉटेज के बेसमेंट में मौजूद था, जहाँ इस वक्त सब लोग मौजूद थे। गजानंद और शिखर दोनों ही इस वक्त जंजीरों में जकड़े हुए थे। वही धनुष बड़ी सी कुर्सी पर राजा की तरह बैठा हुआ था, उसके साथ ही सब लोग भी बैठे हुए थे। धनुष भारी आवाज में बोला, डॉक्टर कहूँ, प्रोफेसर कहूँ या फिर साइको किलर? गजानंद तिवारी, अब बोलना शुरू करोगे या मैं अपने तरीके से बुलवाऊं? गजानंद ने मरी सी आवाज में कहना शुरू किया। जब पहली बार तविशी से मिला था तो संभल गया था, लेकिन उस वक्त मैं मौत से बच गया और खुद को बचाते हुए मैं यहाँ से कनाडा चला गया। लेकिन वहाँ जाने के बाद इसका असर मुझ पर और हावी होने लगा। मैंने बहुत कोशिश की उसे याद ना करूँ, लेकिन वो मेरे दिल में उतरती गई और पूरी तरह से मुझ पर हावी हो गई, जिसे मैं चाहकर भी भुला नहीं पाया। मैं उसे ढूंढते हुए वापस इंडिया आ गया, मगर मसूरी छोड़कर वो जा चुकी थी। मैंने बहुत ढूंढा फिर भी नहीं मिली, लेकिन तभी मुझे खबर हुई कि शिवम राजपूत जिंदा है और जेल में है। मैंने उन तक पहुँचने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना किया और जब पहुँचा तो उन्होंने भी मालूम था कि तविशी कहाँ है, इसीलिए मैंने उन्हें मार दिया और वहीं से शुरू हुआ मौत का सफर। अगर ताकतवर बनकर लोगों को डराना है तो उनके दिल में खौफ पैदा करना होगा। किसी को मौत देना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन तरीका दूसरा ढूंढना था जिससे लोगों की रूह कांप जाए। इसीलिए मैंने कीले ठोकना और जीते जी पोस्टमार्टम करना शुरू किया, जिससे कभी मेरे हाथ नहीं कांपे। इसीलिए तो डॉक्टर बनकर यूनिवर्सिटी जाता था। शौर्य ने कहा तो गजानंद हंस पड़ा। नहीं, मैं तो यहाँ अपने स्वीट हार्ट के लिए आया था। उसने जैसे ही कहा धनुष अपनी जगह से उठकर उसके सामने खड़ा हो गया और उसके मुंह पर मुक्का जड़ते हुए कहा, तेरी नहीं है वो। गजानंद फिर हंसने लगा तो धनुष अपने माथे पर अंगूठा रगड़ने लगा, फिर उसके जबड़े भींचते हुए बोला, आगे बता। गजानंद ने फिर कहना शुरू किया। मैंने फिर से वो लिक्विड बनाना शुरू किया और रक्तपाती को जिंदा रखा। कनाडा में ही मैंने शेखर को भी इसमें शामिल कर लिया। हम दोनों मिलकर वहाँ दहशत पैदा करने लगे। एक दिन जब मैंने वीर को देखा तो पहचान गया, लेकिन उसने मुझे नहीं पहचाना, क्योंकि मेरा चेहरा और रहन सहन सब बदल चुका था। इसीलिए तो मेरा स्वीट हार्ट ने मुझे नहीं पहचाना। वीर तक पहुँचना मुश्किल था, क्योंकि तुमने अपने आदमी लगा रखे थे, लेकिन वीर वहाँ उस बच्ची से जुड़ चुका था। मुझे मेरी स्वीट हार्ट का पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए मैंने उस बच्ची को उठा लिया। उसके माँ बाप को, जो सिर्फ कहने को माँ बाप थे, उन्हें पैसे का लालच देकर उन्हें जान से मारने की धमकी देकर मैंने उनसे उनकी बेटी को छीना और उसके घर में कीलों से भरी पेटी रखवाकर उसमें खून से सने कपड़े भी रखे, ताकि किसी को भी पता चले तो लगे कि वो मर चुकी है। इस बीच उसे एक और मुक्का लगा, जिससे उसके दांत टूटकर बाहर निकल गए। अपने गुस्से को शांत करते हुए उसे घूर रहा था। उसका बार बार मेरी स्वीट हार्ट कहना उसके गुस्से को बढ़ा रहा था। तो वही तविशी और बाकी लोग इस सिचुएशन में भी मुंह दबाकर मुस्कुरा रहे थे। धनुष ने उन्हें आंखें दिखाई तो सब इधर उधर देखने लगे। तभी शौर्या ने कहा, अबे आगे बोल, चुप क्यों हो गया? सस्पेंस बरकरार रख। वीर ने शौर्या के पीठ पर मुक्का जड़ा तो वो करहा उठा, क्योंकि उसके सर पर पट्टी बंधी थी। अबे गरीब आदमी, मैंने सिर्फ अपने नाजुक हाथों से तेरे मखमली बदन को छुआ है, आओ मत कर। वीर उसे झुड़कते हुए बोला तो उसने अपनी बत्ती सी चमका दी। गजानंद आगे बोला, बच्चे के जरिए ही पता चला तुम कहाँ हो, और जहाँ सूर्यवंशी वहाँ उसका जुनून। बस इसी का फायदा उठाकर मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और आखिर एक दिन मेरी स्वीट हार्ट मुझे वहाँ मिल ही गई। लेकिन उसके पैर में लगी चोट देख मेरी आंखें सर्द हो गई थी। मैंने खुद को संयत करते हुए उसका पैर साफ किया, लेकिन उसके खून की खुशबू में मैं महक गया, जिससे मेरी ललक उसके लिए और बढ़ने लगी। इसीलिए मैंने उस दिन रेसिंग वाली रात को तुम्हें छोड़ दिया था। चाहता तो उसी वक्त इसे अपने साथ ले जाता, लेकिन मुझे उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी थी। अब ये बता, कनाडा से इंडिया, इंडिया से कनाडा, इसका क्या झोल है? अब तक चुप बैठी तविशी ने पूछा।
छोड़ नहीं है, मेरी मोहब्बत है तुम्हारे लिए। उस दिन गलती से मेरी अंगूठी गिर गई थी उस पुरानी जगह पर, और उसी दिन तुमने मुझे पहचान लिया था। तुम तब से ही मुझे ढूंढ रही थी, लेकिन मैं जब से इंडिया आया था न यहीं था। वहाँ तो शेखर गया था जो अभी भी लौटा है। तो प्रेसिडेंट त्रिलोक का खून इस बच्ची ने किया? सबिता ने शेखर की ओर इशारा करते हुए कहा। आंटी, उसका खून अंकल ने किया। सबिता की नजर शौर्य पर ठहर गई जो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। शौर्य, क्या ये सच है? तनुष हैरानी से बोला तो शौर्य ने जवाब दिया, जाने मन, तविशी और मैंने मिलकर किया है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ही मेरा मामा था। शौर्य के कहते धनुष ने अपनी आंखें बंद कर ली। जारी है।